हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष अग्रवाल नैनो पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में हेलियोफाइट्स और सेजियोफाइट्स के बारे में हमने देख लिया था कि किस प्रकार से जो पादप होते हैं प्रकाश के प्रति हमने उनको विभाजित किया गया था और प्रकाश के आधार पर वो किस प्रकार का हमारा रेस्पॉन्स देते हैं। तो उस प्रकार से हमने हेलियोफाइट्स और सेजियोफाइट्स पादपों को हमने बात की थी। आज की क्लास में हम दीप्ति कालिता और तापमान की बात करेंगे। ये दीप्ति कालिता और तापमान दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम दीप्ति कालिता को देखेंगे कि दीप्ति कालिता क्या है और दीप्ति कालिता से अपने पादपों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दीप्ति कालिता को आपने पहले क्लासों में पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा भी होगा कि दीप्ति कालिता क्या होती है। दीप्ति कालिता के आधार पर पादपों में पुष्पन कैसे होता है, फ्लावरिंग कैसे होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं दीप्ति कालिता क्या होती है। तो दीप्ति कालिता क्या है कि अपने जो पादप हैं वो दिन में भी और रात में भी क्या करते हैं, अपनी उपापचयी अभिक्रियाओं या मेटाबॉलिक्स एक्टिविटीज़ को करते रहते हैं। उनमें कुछ ना कुछ फंक्शंस होते रहते हैं। या तो वो रात के अंधेरे में अपना भोजन भी निर्माण कर रहे होंगे। आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस की एक अभिक्रिया आती है अपनी डार्क रिएक्शंस, उसमें क्या होता है वह अपना भोजन का भी निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो पादपों में दिन को भी वह कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ क्रियाओं को कर रहे हैं, रात्रि में भी कुछ क्रियाओं को कर रहे होते हैं। तो इन सभी क्रियाओं का क्या है, एक प्रकाश प्रभावित करता है इनको। क्योंकि दिन के समय में तो क्या है, प्रकाश के समय में ये क्रियाएं कुछ अधिक भी हो जाती हैं और रात्रि को जब प्रकाश इनको नहीं मिल पाता है या पूर्ण रूप से जब इनमें प्रकाश की अनुपस्थिति हो जाती है तो यह अपनी उपापचयी अभिक्रियाओं को कम भी कर देते हैं या इनकी मॉलिक्यूलर या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या मंद भी हो जाती हैं। तो इन सभी पादपों की उपापचयी अभिक्रियाओं का जो नियंत्रण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, प्रकाश के द्वारा हो रहा है। और प्रकाश की यह संपूर्ण घटना जो कि इनके क्या कर रही हैं, क्रियाओं को नियंत्रित कर रही हैं, तो वो कहलाती है अपनी दीप्ति कालिता। मतलब प्रकाश के द्वारा पादपों में उपापचयी अभिक्रियाओं को नियंत्रण किया जा रहा है, तो वह अपनी घटना क्या होती है, दीप्ति कालिता। तो दीप्ति कालिता जो थी इसका सबसे पहले अध्ययन अपने गार्नर व एलार्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, गार्नर व एलार्ड के द्वारा इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया गया। उन्होंने ही दीप्ति कालिता या फोटोफेरेडिज्म को बताया था और उन्होंने बताया कि दीप्ति कालिता जब पादपों पर प्रभाव करती है तो इन पादपों में पुष्पन की अभिक्रिया भी प्रभावित होती है। क्या होती है, पुष्पन की अभिक्रिया भी इनमें प्रभावित होती है। क्या होता है, पादपों में अगर पूर्ण रूप से प्रकाश या लाइट ना मिल पाए तो उनमें पुष्प उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। और आपने कई ऐसे पादपों को देखा होगा जो कि प्रकाश में रहना ही अत्यधिक पसंद करते हैं, तो उनमें भी पुष्पन को प्रभावित होता है। तो दीप्ति कालिता क्या है, पुष्पन को प्रभावित करेगी। एलार्ड व गार्नर ने भी यही बताया कि प्रकाश पादपों में पुष्पन को प्रभावित करता है। तो गार्नर व एलार्ड ने क्या किया कि पादपों के या कुछ पुष्पीय भागों को या पुष्पीय पादपों को लिया और इनकी छोटी सी अवस्थाओं में जब पुष्प का निर्माण हो रहा है तो उस पादप को उस क्या किया कि कुछ देर के लिए प्रकाश में रख दिया। क्या किया, प्रकाश में रख दिया। और प्रकाश में रखने के बाद में उन्होंने देखा कि प्रकाश की उपस्थिति में आने पर ही उन पादपों में पुष्पन हो गया, मतलब पुष्प खिल गया, पुष्प का पूरा विकास हो गया। तो इन्होंने यह बताया कि पादपों में जब एक निश्चित मात्रा में अगर हम प्रकाश की मात्रा को दें तो उन पादपों में पुष्पन अपना संपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, पुष्पन हो जाता है और उन पादपों में पुष्प खिल जाते हैं। तो एक निश्चित प्रकाश की मात्रा पर
क्या हुआ है, अपना पुष्पन हुआ है। तो इस निश्चित प्रकाश की मात्रा को उन्होंने क्या कहा, निर्णायक दीप्ति काल। क्या कहा उन्होंने, निर्णायक दीप्ति काल। जो ये है पुष्पन की अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा प्रभावित हो रही है, उसको हमने क्या नाम दिया था, दीप्ति काल। लेकिन अगर हम एक निश्चित प्रकाश की मात्रा पर किसी भी पादप को रखें तो वह क्या होगा, उसमें पुष्पन प्रभावित होता है, पुष्प खिल जाते हैं, तो वह होती है अपनी निर्णायक दीप्ति कालिता। क्रिटिकल फोटोफेरुडिज्म या निर्णायक दीप्ति कालिता हम उसको कहते हैं। पादपों में यह निर्णायक दीप्ति काल सामान्यतः 12 घंटे का होता है। कितना होता है, 12 घंटे का होता है। अगर आप पादपों को 12 घंटे या 10 से 12 घंटे अगर आप प्रकाश में नहीं रखते हो तो उन पादपों में पुष्पन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो निर्णायक दीप्ति कालिता की अवधि 12 घंटे हमने बताई गई है। अब दीप्ति कालिता के आधार पर पादपों को क्या है, विभाजित किया गया है। अलग अलग प्रकार के पादप होते हैं। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जिनको क्या है, प्रकाश की कम मात्रा आवश्यकता होती है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो प्रकाश में ही रहना पसंद करते हैं। प्रकाश अगर उनको नहीं मिले तो वह वृद्धि नहीं कर पाते, उनका विकास नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से दीप्ति कालिता के आधार पर हम पादपों को वर्गीकृत करते हैं। तो पादपों का वर्गीकरण, तो दीप्ति कालिता के आधार पर हम सबसे पहला पादप देखते हैं अपन, दीर्घ दिवस पादप। क्या बोलते हैं हम उनको, दीर्घ दिवसीय पादप या दीर्घ प्रकाशीय पौधे। तो दीर्घ दिवस पादप या दीर्घ प्रकाशीय पादप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। क्या बोलते हैं हमको हम, लॉन्ग डे प्लांट। अगर हम लॉन्ग डे प्लांट की अगर बात करें तो इस प्रकार के पादप क्या होते हैं, प्रकाश में अत्यधिक मात्रा में ही रहते हैं। तो प्रकाश की अधिक मात्रा में यह रहना पसंद करते हैं और सामान्यतः इन पादपों में क्या है, यह कम से कम 12 से 15 घंटे तक प्रकाश में ही रहते हैं। कितने, 12 से 15 घंटे तक प्रकाश में ही यह रहना पसंद करते हैं। अगर इनको इनके प्रकाश की मात्रा से कम कर दिया जाए तो इनमें पुष्पन भी प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे पादप जो प्रकाश की अधिक मात्रा में रहें और उनमें कम से कम प्रकाश कितना हो, 12 से 15 घंटे तक हो, तो उनको बोलेंगे हम दीर्घ दिवस पादप या दीर्घ प्रकाशीय पादप। अगर हम इन पादपों में देखें तो इनके एग्जाम्पल होते हैं सोलेनम ट्यूबेरोसम। क्या होता है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य आलू। क्या नाम दे रहे हैं हम उसको, आलू। आपने सूरजमुखी का भी पादप देखा होगा, वो भी क्या होता है, अपना अत्यधिक प्रकाश की मात्रा में रहते हैं। तो इसमें हम सूरजमुखी को भी देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेलिएंथस। ठीक है, तो दीर्घ दिवस पादप हो गए। उसके बाद हम देखेंगे अपना दूसरा प्रकार लघु दिवस पादप, या इनका दूसरा नाम है लघु प्रकाशीय पादप या शॉर्ट डे प्लांट। क्या है, शॉर्ट डे प्लांट। अगर हम लघु दिवसीय पादपों को देखें तो इस प्रकार के जो पादप हैं वो अपने निर्णायक दीप्ति कालिता, क्या, निर्णायक दीप्ति कालिता से कम प्रकाश में रहते हैं। मतलब 12 घंटे से कम प्रकाश में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं लघु दिवस पादप, शॉर्ट डे प्लांट। तो ये पादप क्या हैं, अपने निर्णायक दीप्ति कालिता से भी कम समय में ये रहना
पसंद करते हैं। तो इन पादपों में हम उदाहरण देखते हैं, मुख्य रूप से आता है तंबाकू, निकोटीनम। कौन सा आता है? तंबाकू। दूसरा पादप आता है अपना गुलदाउदी। क्या आता है? गुलदाउदी, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुलेबास। ठीक है, गुलदाउदी को क्या नाम देते हैं? गुलेबास। इसका दूसरा नाम भी होता है 4 o'clock प्लांट। क्या होता है? 4 o'clock प्लांट। ठीक है, तो आपने इसको जेनेटिक्स में देखा होगा, गुलदाउदी या गुलेबास प्लांट को। उसके बाद में हम देखते हैं अपना तीसरा प्रकार क्या होता है, तो उसमें देखते हैं हम प्रकाश अप्रभावी पादप। कौन सा है अपना? प्रकाश अप्रभावी पादप। तो प्रकाश अप्रभावी पादपों की अगर बात करें तो इनमें ऐसे पादप आते हैं जो कि प्रकाश में रहना पसंद नहीं करते हैं, मतलब लाइट की इनमें ज़रूरत नहीं होती है। तो लाइट ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे पादप कहलाते हैं हमारे प्रकाश अप्रभावी पादप। और इन अप्रकाशी पादपों में क्या है कि दीप्तिकालिता की आवश्यकता ही नहीं है, यह प्रकाश की अनुपस्थिति में ही अपना क्या करते हैं? पुष्पन कर लेते हैं। और इनमें सामान्यतः अपने पादप आते हैं लाइकोपर्सिन कॉन एस्कुलेंटम। कौन सा है? लाइकोपर्सिन कॉन एस्कुलेंटम। यह सामान्यतः हम इसको क्या बोलते हैं? टमाटर। क्या बोलते हैं हम इसको? टमाटर। तो लाइकोपर्सिन कॉन एस्कुलेंटम अपना प्रकाश अप्रभावी पादप होता है। इसके अलावा इसमें एक उदाहरण और आता है बैंगन। कौन सा है? बैंगन। मिर्च भी आता है अपना। कौन सा आता है? मिर्च। तो यह अपने कैसे पादप हैं? अपने प्रकाश अप्रभावी पादप। कौन से हैं? अपने प्रकाश अप्रभावी पादप। अब उसके बाद में हम अपना चौथा प्रकार का दीप्तिकालिता के आधार पर पादप देखेंगे कि उनमें कौन सा होता है। तो उसमें हम चौथा प्रकार देखते हैं, चौथे प्रकार के पादपों में हम देखते हैं मध्यवर्ती प्रकाशीय पादप। कौन सा है? मध्यवर्ती प्रकाशीय पादप। तो इनमें क्या होगा? तो इन पादपों में क्या होगा कि यह निर्णायक दीप्तिकालिता के प्रकाश में तो रहेंगे, मतलब ऐसे पादप जो 12 घंटे से कम प्रकाश में या उनको 13 से 15 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। 12 घंटे से अपना 13 से 15 घंटे प्रकाश की मात्रा आवश्यक हो। क्या हो? प्रकाश की मात्रा आवश्यक हो, वो अपने कहलाते हैं मध्यवर्ती प्रकाशीय पादप। ठीक है, तो इन मध्यवर्ती प्रकाशीय पादपों में हम देखते हैं मीकेनियम। कौन सा आता है अपना? मीकेनियम। तो मीकेनियम इनमें महत्वपूर्ण पादप होता है। उसके बाद में हम अपना पांचवा प्रकार देखते हैं उभयदीपिता पादप। कौन सा? उभयदीपिता पादप या एम्फीफोटोफोर्टिज्म प्लांट। तो इस पादपों में क्या होता है? यह पादप अपने 12 घंटे से कम या 16 घंटे से अधिक वाले प्रकाश में भी रह सकते हैं। इन पादपों में क्या है? उभय, मतलब दोनों ही प्रकार से ये संतुष्ट हैं। या तो इनको प्रकाश की मात्रा 12 घंटे से कम दे दो या प्रकाश की मात्रा को अधिक भी कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स जो हमने पढ़े थे जो कि अत्यधिक प्रकाश में रहें, तो उनको भी अगर उनमें भी इनको रखें 12 घंटे वाले प्रकाश से भी अधिक में रख दें, तो उसमें भी क्या है, ये जीवित रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, अपने पुष्पन को कर लेते हैं। तो इन पादपों को कहते हैं हम उभयदीपिता
पादप एम्फीफोटोफोटेरिज्म। ठीक है, तो इसमें अपना सामान्यतः आता है मीडिया एलिगेंस। कौन सा आता है? मीडिया एलिगेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से मीडिया एलिगेंस में अपना उभय दीपिता को हम देखते हैं। उसके बाद में हम अपना छठा प्रकार देखते हैं दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधे। कौन से? दीर्घ अल्प प्रकाशीय पादप। दीर्घ अल्प प्रकाशीय पादप। अब दीर्घ अल्प प्रकाशीय पादप क्या होते हैं कि इस प्रकार के पादपों में पहले तो क्या होगा, दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता होगी। पहला कौन सा वर्ड आया अपना? दीर्घ। तो पहले तो क्या होगा, दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता है, दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब इन पादपों को अत्यधिक प्रकाश मिल जाता है तो उसके बाद में यह अल्प प्रकाश में रहना पसंद करते हैं। तो बाद में क्या होगा, अल्प प्रकाश की आवश्यकता हो तो ऐसे पादप अपने दीर्घ अल्प प्रकाशीय पादप कहलाते हैं। आप इसमें नाम से ही समझ जाना कि पहले तो क्या है, दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता, उसके बाद में क्या है, अल्प प्रकाश की आवश्यकता। तो इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण पादप देखते हैं अपन फत्तर चट्टा। कौन सा देखते हैं अपन? फत्तर चट्टा, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ब्रायोफिल्लम। कौन सा देते हैं अपन? ब्रायोफिल्लम। तो ब्रायोफिल्लम के पादपों में यह क्षमता होती है। पहले तो वो अत्यधिक प्रकाश में आवश्यकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या है, अल्प प्रकाशिक अवस्था में आ जाते हैं। अब उसके बाद में हम अपना सातवां प्रकार देखते हैं। तो दीर्घ अल्प प्रकाशीय पादप का उल्टा, अपोजिट कौन सा है? वो अल्प दीर्घ प्रकाशीय पादप। ठीक है, तो अपना 6 नंबर का जो टाइप है उसका ही बिल्कुल अपोजिट है। तो अब इसमें क्या होगा, पहले तो क्या होगा, अल्प प्रकाश की मात्रा होगी। तो पहले अल्प प्रकाश चाहिए इन पादपों को, मतलब कम समय के लिए ही प्रकाश की आवश्यकता हो, या तो कहें तो अपन 6 से 7 घंटे के लिए या 5 से 7 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद में जब इनको अल्प प्रकाश मिल जाता है तो बाद में अधिक प्रकाश, क्या बाद में अधिक प्रकाश की आवश्यकता है, तो उन पादपों को बोलेंगे हम अल्प दीर्घ प्रकाशीय पादप। और इन पादपों में अपना आता है गेहूँ। क्या आता है? गेहूँ, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं? ट्रिटिकम एस्टाइवम। क्या नाम देते हैं हम उसको? ट्रिटिकम एस्टाइवम। ठीक है, तो आप इनके बॉटनिकल नेम्स को भी याद करें। बॉटनिकल्स नेम बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। आप एग्ज़ाम में भी अगर इनको लिखते हो तो ये आपके प्लस पॉइंट का काम करते हैं। ठीक है, तो अल्प दीर्घ प्रकाशीय पादपों में अपना पहले अल्प प्रकाश, बाद में अधिक प्रकाश। ठीक है, इनमें गेहूँ ट्रिटिकम एस्टाइवम, बाजरा भी आता है, अमेरिकन साइटम। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो अपना गेहूँ है, आपने देखा होगा फसल में भी गेहूँ को हम उगाते हैं तो पहले उनको अल्प प्रकाश की ज़रूरत होती है। कम प्रकाश में वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब उनको प्रकाश की अत्यधिक मात्रा चाहिए तो वो एकदम से वृद्धि करते हैं, एक साथ वृद्धि कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अपना दीप्ति कालिता है वो अपना महत्वपूर्ण कारक होता है, और यह सामान्यतः प्रकाश की मात्रा पर निर्भर रहता है। तो आपने दीप्ति कालिता के आधार पर प्रकाश के पादपों के भाग को देखा कि किस प्रकार से इनमें पादप अपने व्यवस्थित होते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं दीप्ति कालिता का उपयोग क्या है, क्यों अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो दीप्ति कालिता के आधार पर क्या है, आपने देखा कि जो प्लांट हैं उनमें प्रकाश की अगर मात्रा को हम कम कर दें, अगर ज़्यादा कर दें तो उनमें प्रभाव पड़ रहा है। अगर प्रकाश की मात्रा को बिल्कुल ही कम कर दें तो उनमें पुष्पन ही नहीं होगा। अगर उनमें हम प्रकाश को आवश्यकतापूर्ण दें तो उनमें पुष्पन हो रहा है। तो इस उपयोग का
या दीप्तिकालिता को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, आजकल गन्ने की जब खेती होती है तो गन्ने में शर्करा या शुगर की मात्रा को बढ़ाने के लिए रात्रि के समय हम क्या करते हैं, उनको कृत्रिम प्रकाश दे दिया जाता है। क्या किया जाता है, जब गन्ने की खेती होती है तो उस गन्ने की खेती में रात्रि के समय कृत्रिम प्रकाश, अब कृत्रिम प्रकाश कैसे आएगा, या तो अपन टॉर्च या कुछ अन्य लाइट्स या कुछ हैलोजन वगैरह देकर उन पादपों पर प्रकाश डालें तो वो अपना कृत्रिम प्रकाश है। अब कृत्रिम प्रकाश से क्या होगा, वह पादप यह सोचेंगे कि हम तो प्रकाश की उपस्थिति में ही हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना अत्यधिक उत्पाद का भी निर्माण करेंगे। तो हम गन्ने में उत्पाद होता है उनका शुगर, कार्बोहाइड्रेट, तो इस प्रकार से वो क्या करेंगे, अपने कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को बढ़ा देंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब उनमें बढ़ जाएगा तो गन्ने अपने क्या होंगे, अधिक रस वाले हो जाते हैं। तो दीप्तिकालिता का उपयोग हमारा आजकल गन्ने के खेतों में होता है। ठीक है, पुष्पन में भी हम इसको करते हैं। आजकल अपने अलग अलग प्लांट आते हैं जो कि पुष्पीय पादप होते हैं, उनमें पुष्पन को बढ़ाने के लिए दीप्तिकालिता भी हम करते हैं, कृत्रिम प्रकाश भी उनमें डाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दीप्तिकालिता खत्म होता है। उसके बाद में हम अपना अगला जो फैक्टर है तापमान, उसको देखते हैं कि तापमान क्या है और तापमान के अनुसार अपना क्या प्रभाव डालता है पादपों पर। मैंने आपको तापमान के बारे में पहले भी बता दिया है, तापमान किस प्रकार से पादपों में, जंगलों में, अपना मरुस्थलीय क्षेत्रों को भी बनाता है। हम इसको पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में तापमान को। ठीक है, तो आप इसमें देखो जो तापमान है, टेम्परेचर, वो क्या करता है, टेम्परेचर अपना जो पृथ्वी पर अपना तापमान किससे बढ़ रहा है, सूर्य के प्रकाश से। जब अपना सूर्य का प्रकाश आता है तो धीरे धीरे जब सूर्य अपना बढ़ता जाता है और अपना दिन का समय होता है तो धीरे धीरे तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और तापमान में जब वृद्धि होती है तो अपने वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी, वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। आर्द्रता कैसी है, कम होती जाती है और तापमान में हमेशा क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये वृद्धि इसमें हो जाती है। तो तापमान क्या करता है, अपने एक ऊष्मीय विकिरणों को, मतलब हम क्या कह रहे हैं, तापमान अपना क्या है, एक ऊष्मा ही होती है, एक ऊर्जा का प्रकार ही होता है। क्या है, ऊर्जा का प्रकार है। और तापमान हमेशा ऊष्मीय विकिरणों के रूप में रहता है। किस में रहता है, ऊष्मा के विकिरण के रूप में। ठीक है, रेडिएशंस होती हैं ये हीट्स की, तो उस रूप में हमारा तापमान बढ़ता रहता है। और हमारा तापमान गर्मियों के समय तो पृथ्वी पर 50 डिग्री तक भी यह बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक यह बढ़ जाता है। और प्रकाश की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो यह पादपों में भी प्रभाव डालता है, उनके कार्य की, उनकी उपापचयी अभिक्रियाओं को भी यह प्रभावित कर देता है। एंजाइम्स के एक्टिविटीज़ को ये कम कर देता है, एंजाइम्स को उनको संश्लेषित हो नहीं पाता है और एंजाइम अपनी क्रियाओं को भी करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो तापमान अपना क्या है, बहुत प्रभाव डालता है। अब इसी में हम देखते हैं जब तापमान हमारा अत्यधिक बढ़ता जाता है तो तापमान से क्या होगा, अपने पादपों पर दो प्रभाव से यह प्रभाव डालते हैं। पहला प्रभाव होता है अपना तापकालिता का, कौन सा होता है, अपना तापकालिता, और दूसरा होता है अपना बसंतीकरण। ठीक है, तो पहला जो अपना इफेक्ट होता है तापकालिता, उसमें क्या होता है कि प्रकाश अपना वृद्धि करता रहता है और तापमान में हमेशा क्या है, बढ़ोतरी होती रहती है। अब जब प्रकाश में तापकालिता बढ़ती जाएगी, मतलब
अपने पादप तापमान में रहेंगे, वह दिन के समय भी अपना तापमान सहन कर रहे हैं। और जब धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश कम होता है रात्रि में, तो अपना जो वायुमंडल का तापमान होता है वो कैसा होता चला जाता है, धीरे धीरे तापमान में गिरावट आ जाती है, तापमान कम होता जाता है और अपने आर्द्रता कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो तापकालिता में क्या है, दिन के समय या प्रकाश में क्या हुआ, तापमान में वृद्धि हुई और आर्द्रता में क्या हुआ, कमी आ जाती है, लो हो जाती है। लेकिन जब रात्रि के समय हम देखते हैं तो अपना यही टेम्परेचर अब कैसा हो जाता है, लो हो जाता है और अपनी ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से वनस्पति का पहले तो तापमान अधिक सहन कर रही है, रात्रि के समय वो कम सहन कर रही है। तो इस प्रकार से वनस्पतियों में एक अनुकूलन क्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या होगा, एक अनुकूलन क्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि प्रकाश के समय में तापमान अधिक हो रहा है, ठीक है, रात्रि में वही अपना टेम्परेचर कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, उनको प्रकाश नहीं मिल पाता है। तो इस गुण को ही हम क्या बोलते हैं, तापकालिता, थर्मोपेरिडिसिटी। क्या बोलते हैं हम इसको, थर्मोपेरिडिसिटी, तापकालिता। और तापकालिता से ही क्या होता है, पादपों में बीजों का अंकुरण, उनके कार्य की अभिक्रियाएं अपने प्रभावित होती रहती हैं। मतलब दैनिक उतार चढ़ाव इनमें होता ही रहता है और यह जो अनुकूलन क्षमता है बाद में यह फिक्स हो जाती है। यदि हम इन अनुकूलन क्षमताओं से इन पादपों को अलग कर दें, यदि हम इन पादपों में क्या करें कि बिल्कुल ही रात्रि के समय ही इन पादपों को रख दें, प्रकाश में बिल्कुल ही लेकर नहीं आए, तो ये क्या होंगे, पादप वृद्धि ही नहीं कर पाते हैं। या फिर हम कहें कि प्रकाश में ही इन पादपों को हमेशा रख दें, तो क्या होंगे, पादप अपने मुरझा जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो ये पादप क्या है, तापमान के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं। इनको दिन में तो अत्यधिक तापमान और रात्रि में कम तापमान, हमारा तापकालिता कहलाता है। अब तापकालिता जो होता है वो अपने क्या है, बीजों के अंकुरण में भी पादपों में अलग अलग रूप से यह प्रभाव डालता रहता है। जैसे कि अगर हम देखें टमाटर के बीज को, जब हम टमाटर की खेती करते हैं उनके बीजों को डालते हैं, तो यह टमाटर के बीज क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में दिन के समय में अत्यधिक तापमान 25 से 30 डिग्री तक यह सहन कर पाते हैं। कितना, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक यही अपना तापमान ग्रहण कर पाते हैं। और रात्रि के समय इन बीजों में तापमान कितना हो जाता है, 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उनमें क्या है, यह एक अनुकूलन क्षमता है। अगर हम इस दिन के समय में तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान उनमें दे देते हैं, तो टमाटर के पादपों में क्या होते हैं, टमाटर अपना जिसमें फलन हो रहा है वो कम हो जाएगा, या टमाटर हमारे सिकुड़ जाते हैं, या उनमें किसी प्रकार का रोग हो जाता है, या टमाटरों में क्या है, हम जो उनका द्रव्य है, तरल पदार्थ होता है, वह बिल्कुल सूख जाता है और हमारे जो टमाटर होते हैं वे बिल्कुल कैसे होते हैं, अंदर से बिल्कुल सूखे हुए अवस्था में पाए जाएंगे। रात्रि में भी अगर हम इनके टेम्परेचर को बिल्कुल ही कम कर दें, तो टमाटर हमारे सर्दी से, टेम्परेचर कम होने से कैसे होंगे, बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे, उनमें फलन जो होगा वृद्धि ही नहीं कर पाएगा, उनमें टमाटर अपना वृद्धि नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से तापमान के उतार चढ़ाव को यह सहन करते हैं। तो अगर इनके तापमान को भी बढ़ा दें तो ये भी उसमें क्या है, अपने प्रभाव को दिखाते हैं। अगर हम इसी को अगर गाजर में देखें, डॉकस कैरोटा, तो डॉकस कैरोटा में क्या होता है, इनके जो बीज होते हैं वो तापमान को प्रभावित करते रहते हैं, तापमान में उतार चढ़ाव भी होता रहता है, तो भी ये उसको क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं। यह जो गाजर है वो रात्रि के समय तो बिल्कुल ही अपना 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अपना उतार चढ़ाव को सहन कर लेता है, और दिन के समय में यह 25 डिग्री से
30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य ही रहता है। तो इस प्रकार से इनमें उतार चढ़ाव भी आ जाता है। उसके बाद में हम देखें और अपना दूसरा पादप है एपियम ग्रेवियंस। कौन सा? एपियम ग्रेवियोलेंस या ग्रेवियोलेंस। तो इस प्रकार से जो एपियम ग्रेवियोलेंस है, यह पादप अपना उतार चढ़ाव, तापमान के उतार चढ़ाव को प्रभावित करता है। मतलब अगर हम इसमें तापमान की मात्रा को बिल्कुल ही कम कर दें, अगर बढ़ा दें, तो इनमें जो बीज का अंकुरण है वो प्रभावित हो जाता है। तापमान की अधिक मात्रा में यह बीज का अंकुरण अपना नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से जो तापकालिता का गुण धर्म है वो अपना प्रभावित होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तापकालिता को समझते हैं। अब उसके बाद में हमारा जो दूसरा फैक्टर होता है बसंतीकरण। कौन सा है? बसंतीकरण, जिसको हम बोलते हैं वर्निलाइजेशंस। क्या बोलते हैं हम उसको? वर्निलाइजेशन। यह वर्निलाइजेशन क्या होता है? अपने पादपों को अत्यधिक प्रभावित करता रहता है। इन बसंतीकरण में शीत प्रभाव, शीत उपचारित हमें पादप देखने को मिलते हैं। कौन से मिलेंगे हमको? शीत उपचारित पादप। तो आज की क्लास में हमने दीप्तिकालिता को देखा और दीप्तिकालिता के आधार पर हमने पादपों को देखा, जिसमें अपने लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, एम्फियो, फोटोटोरिज्म, अलग अलग प्रकार के पादप आते हैं। उसके बाद में हमने तापमान को देखा। तापमान में हमने तापकालिता की बात की, जो कि अपना तापमान का पहला कारक होता है। अपना दूसरा कारक है बसंतीकरण। इस बसंतीकरण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बसंतीकरण किस प्रकार से हमें पादपों में पुष्पन को प्रभावित करता है और किन किन वैज्ञानिकों ने इसको समझाया था। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।